हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास रहेगी कोशिका के बारे में, यानी सेल के बारे में रहेगी। तो सेल क्या होती है, इसकी क्या संरचना होती है और कोशिका की खोज किसने की, और जो कोशिका है वो रिप्रोडक्शन कैसे करती है, जनन कैसे करती है, तो आज सभी का हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम इस कोशिका है उसको पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, इसको स्टोरी वाइज पढ़ेंगे। आपको रटने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपको कोशिका से संबंधित जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने कब खोज की और उसके बारे में क्या कहा, आपको बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो अब पढ़ेंगे हम कोशिका यानी सेल। सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है? कोशिका यानी किसी जीव की सबसे सूक्ष्म इकाई का या आधारभूत, किसी जीव की, किसी जीवित जीव की, किसी जीवित जीव की, किसी जीवित जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका होती सबसे छोटी होती है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बॉडी है मेरी, तो इसमें कोशिका से मिलके बना होता है। जब अपन का क्या होता है, स्पर्म और जो ओवम मिलते हैं तो हमारा विकास कैसे हुआ है तो मैं बताता हूँ कि ये है आपका शुक्राणु जो मेल से रिलीज होता है सीमन से, और जो फीमेल होती है वहां वो प्रोड्यूस करती है अंडा। क्या प्रोड्यूस करती है? एग प्रोड्यूस करती है। इन दोनों के दोनों क्या होते हैं? एप्लॉइड होते हैं, एगोनिक होते हैं। और दोनों का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होने के बाद युग्मनज बनता है, जाइगोट, वो होता है 2 एग। तो इन्हीं ये एक है कोशिका। इस कोशिका से लाखों अरबों करोड़ों कोशिका बन जाती है। क्यों, कैसे बन जाती है? क्योंकि ये जो जाइगोट है ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा, यानी एक कोशिका से अपना जो करोड़ों अरबों कोशिकाएं बनती हैं। उसके नाम जैसे उत्तक रख दिया, उसके बाद में जो अंग रख दिया, अंग तंत्र रख दिया, उसके बाद हमारी क्या बनती है? कॉम्प्लेक्स बॉडी बनती है। तो ये कोशिका से बनता है। जैसे आप एज्यूम करें जैसे मकान है, तो मकान में जो ईंटें लगी हैं वो क्या है? कोशिका। तो ईंटें मिलकर क्या बना रही है? एक मकान बना रही है। तो उसी प्रकार जो कोशिका है वो क्या बनाती है? अपने शरीर को बनाती है। तो ये क्या होगा? किसी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होगी। उसके बाद कोशिका के बारे में आता है खोज किसने की कोशिका की। तो कोशिका की खोज है सर्वप्रथम पहले आए थे वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665। तो रॉबर्ट हुक ने क्या गौरव कोशिका देखी और उन्होंने जो मृत कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। आपसे पूछा जाए कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है। तो इन्होंने देखा कि कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, यानी जो आप मधुमक्खी के शब्द देखते हैं तो ऐसी संरचना होती है। उन्होंने कॉर्क कहा। तो उन्होंने कैसे खोज की? जो वैज्ञानिक लोग होते हैं थोड़े संघी टाइप के होते हैं। तो जो अपन के रॉबर्ट हुक साहब थे वो भी ऐसे ही थे। वो अपने एक्सपेरिमेंट करते थे और थोड़ी बहुत ड्रिंक करते रहते और ड्रिंक करते और एक्सपेरिमेंट करते रहते। तो ऐसे क्या उनके कमरे में ढेर लग जाता था बोतलों का, तो कबाड़ी के अंदर बेच के आते थे और जो पैसे आते थे उससे उन्हें थोड़ी ड्रिंक कर लेते थे। ठीक है। तो एक दिन क्या वो बेचने गए तो कबाड़ी वाले ने बोतल लेने से मना कर दिया। तो बोतल लेने से मना कर दिया क्यों किया? कि ये बोतल है वो क्या है? खराब है। इस बोतल के अंदर से बदबू आ रही है, तो ये बोतल क्या है? खराब है। तो ये बोतल है जो ड्रिंक करते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ जो बदबू आ रही है खराब है। तो उन्होंने जो उसको गुस्सा आ गया तो वापस आए और एक्सपेरिमेंट किया, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया। तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, इसकी वजह से बदबू आ रही है। उसके बाद जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन है एक बुक के अंदर लिखी। उस बुक का नाम है, पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया।
ये पुस्तक का नाम है, इसको हिंदी भी वही होगी, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किए थे और उनको किसमें लिखा था, माइक्रोग्राफिया ने। इनके कुछ समय बाद 5 साल बाद एक और साइंटिस्ट आए जो इनके कार्य से बहुत प्रभावित हुए कि रॉबर्ट हुक साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने की सोची। तो दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो ये कितने साल बाद आए, 5 साल बाद आए, 1670 के अंदर आए। तो इन्होंने किस पे स्टडी किया, जैसे आप रात को खाना खाते हो और 2 दिन मंजन नहीं करते हो, दांत साफ नहीं करते हो, तो दांतों पे एक पीली लेयर जम जाती है। तो उन्होंने उसी पीली लेयर को लिया और स्टडी किया कि ये बदबू क्यों आ रही है, या मुंह पे क्यों जम रहा है, मुंह के अंदर बदबू क्यों आती है, और उन्होंने स्टडी किया। तो अध्ययन करने पर जो उसको मुंह के पीली पदार्थ था, उसको इन्होंने नाम दिया था एनिमलक्यूल, यानी जो जंतु है एनिमलक्यूल नाम दिया। और उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने के कारण बदबू आती है, यानी जीवित कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका की खोज की, ठीक है। तो इन्होंने की थी वो मृत कोशिका थी, बेसिकली वो कोशिका भित्ति ही थी। क्या थी, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति थी। तो जीवित कोशिका की खोज की थी, वो किसने की थी, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। उसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आ गए। कौन आए साइंटिस्ट, रॉबर्ट ब्राउन जी आ गए। उन्होंने क्या किया, एक यानी आपके कोशिका ली, ठीक है, ये कोशिका है, और इसके अंदर है आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ये क्या है, केंद्रक है। तो केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, ये है केंद्रक। तो केंद्रक की खोज किसने की, केंद्रक की खोज की आपने रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन। कब की, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की। तो रॉबर्ट, ये है केंद्रक, और यहाँ पर होता है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। ये क्या है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। तो जो भी कोशिका की क्रिया होगी वो कहाँ पर होगी, कोशिका द्रव्य में। कोशिकाओं में जो क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है, कोशिका द्रव्य। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर डायरेक्ट की जो कोशिका होती है उसके अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, तो कहाँ पर होती है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होती है। ये कौन आया आपके, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की, केंद्रक की खोज की। उसके बाद आता है कि कौन सी सबसे बड़ी लंबी कोशिका है, कौन सी बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, तो इसका अपन देखें। तो आप इसको साथ साथ नोट भी करें। सबसे छोटी कोशिका कही जाती है, सबसे छोटी या सूक्ष्म कोशिका, तो वो है आपका माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ, पीपीएलओ। तो इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, प्लूरो न्यूमोनिया न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। या इसे क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो मोनेरा किंगडम होता है उसके अंदर आता है एक सदस्य है माइकोप्लाज्मा, जिसके ऊपर क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। तो उसको भी अपन पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी, पीपीएलओ, जिसकी अपन साइज भी बता देते हैं, 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 0.3 माइक्रोमीटर तक होती है। ये सबसे छोटी हो गई। दूसरी आती है सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका।
सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरो नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल, नर्व सेल, ठीक है। ये सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट है। अब आती है सबसे बड़ी कौन सी है? बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका तो वो है ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा है, सबसे बड़ी कोशिका है। तो किसी भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व कोशिका के बिना नहीं हो सकता है। जैसे मैं लेता हूँ, जैसे मैंने एक हाथ लिया, तो एक हाथ क्या है? अंग है। अंग के अंदर क्या है? इसके अंदर बहुत सारी हैं, स्केलेटन यानी कंकाल है, हड्डियां हैं, उसके बाद मसल है, पेशी है। तो मैं पेशी को लेता हूँ, तो पेशी किससे बनी है? बहुत सारे ऊतकों से बनी है। ऊतक किससे बने? कोशिका से बने। तो अल्टीमेटली सब चीजें वो किससे बनी है? कोशिका से ही मिलकर बनी है। तो ये सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है? उसके बाद आती है सेल थ्योरी, यानी जो कोशिका के सिद्धांत दिए, कोशिका के बारे में राय प्रस्तुत की कि कोशिका क्या होती है, तो वो अब पढ़ते हैं सेल थ्योरी, यानी कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका सिद्धांत पढ़ते हैं। सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी के अंदर आता है, पहले आए हमारे साइंटिस्ट शेल्डन। कौन है? शेल्डन। तो शेल्डन थे वो जर्मन के थे, जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट। शेल्डन कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट। यानी इनका जो काम होता था वो क्या होता था? पूरे दिन पेड़ पौधों पे कार्य करते रहते थे। पौधों को लिया, उस पर देखते कि लीफ क्या है, तना क्या है, ये क्या है, पौधों पे ही कार्य करते रहते थे। बॉटनिस्ट पादपों पे कार्य करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो पादप है वो कोशिका और उसके उत्पादों से बने होते हैं। सभी पादप कोशिका व उसके उत्पादों से बने होते हैं। कोशिका व उसके उत्पाद से बने होते हैं, ठीक है। ये किसने कहा था? शेल्डन। दूसरे अपने आए स्वान। ये कुत्ता नहीं है, ये उनके नाम थे साइंटिस्ट का, स्वान। ये थे आपके ब्रिटिश के थे, ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश। ये कौन थे? जूलॉजिस्ट। कौन थे? यानी ये जंतु पे कार्य करते रहते थे। इन्होंने क्या कहा? सभी जो जंतु होते हैं वो कोशिका व उसके उत्पादों से बने होते हैं। तो एग्जाम में क्या आ जाता है कि जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे। तो कुत्ता होता है स्वान का, स्वान मीन्स है कुत्ता। तो कुत्ता क्या होता है? जंतु ही होता है। तो ये जूलॉजिस्ट थे। तो इनसे पूछा गया, जब इनके निष्कर्ष है वो प्रकाशित हुए, तो इनसे पूछा गया कि ये कोशिका ठीक है, उसके उत्पादों से बने होते हैं, लेकिन ये कोशिका नहीं बनती कैसे है? तो वहां पर जाइगोट बना था, तो उससे लाखों करोड़ों अरबों कोशिका कैसे बनी? तो ये इसको नहीं बता पाए भाई साहब, ये कोशिका उसके उत्पादों से बने होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये बनती कैसे। तो तीसरे साइंटिस्ट आ गए, उसके बाद में आए रुडोल्फ विर्चोव। ये आए भाई साहब ने कहा कि इनकी बात तो सही है दोनों की, ये तो कॉमन रहेगी। उन्होंने क्या कहा कि जो नई कोशिका कैसे बनती है उसको इन्होंने समझाया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये एग्जाम आएगा तो ये स्टेटमेंट आएगा, इसकी कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होती है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो इसका मीन्स क्या होता है कि उन्होंने कहा जो नई कोशिका बनती है वो पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से ही बनती है, यानी जो न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन से ही बनती है।
इसका मीन्स ये होता है ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। तो इन दोनों के जो चिल्ड्रन और स्वान है, इन दोनों को कहते हैं, इन्होंने दिया था, इन दोनों को मिला के कहते हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। और जब मैं तीनों साइंटिस्टों को मिला देता हूँ, ठीक है, इन तीनों से चिल्ड्रन, स्वान और विट्रो, तो इनसे कहते हैं आपको कहा गया मॉडर्न सेल थ्योरी। इन जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है वो तीनों साइंटिस्टों ने दिया। नहीं आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी प्लस रुडोल्फ विर्चो, यानी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, पहला ऑप्शन दे दिया चिल्ड्रन, दूसरा दे दिया स्वान, तीसरा दे दिया रुडोल्फ विर्चो और चौथा दे दिया ऑल ऑफ दिस। तो क्या आंसर आएगा? ऑल ऑफ दिस आएगा। तो ये कोशिका सिद्धांत दिया था इन्होंने। तीन क्या रहता है। उसके बाद आता है कि कोशिका ठीक है पूर्ववर्ती कोशिका से विभाजित तो होती है, लेकिन क्यों होती है, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि कोशिका विभाजन होए, जरूरत क्यों पड़ती है? तो ये अब पढ़ते हैं कि कोशिका क्यों विभाजित होती है। कोशिका क्यों विभाजित होती है? कोशिका क्यों विभाजित होती है? होती है, ये क्वेश्चन आया। तो सभी साइंटिस्टों ने कहा भाई क्यों होती है, तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट की क्यों होती है। तो इसके जो तीन कारक होते हैं मेनली, उसके कारण होती है विभाजित। तो तीन फैक्टर होते हैं। तो पहला फैक्टर है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो यानी केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात, केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात के बढ़ने के कारण, ठीक है। दूसरा है आपके सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। गणित के अंदर पढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन आयतन, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। और तीसरा आता है आपका मेटाबॉलिज्म इन उपापचय। तो ये तीन फैक्टर होता है। अब एक एक करके देखते हैं कि इनके कारण ऐसा क्यों होता है। तो देखते हैं पहला न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। जैसे ये कोशिका है, ठीक है, तो इसकी पहुंच इस घेरे तक के जो भी सेल ऑर्गेनिल है, कोशिका द्रव्य है, उन पे क्या होगा, कोशिका अंग है, उस पे क्या होगा, इसका नियंत्रण होगा। अब मैं बढ़ा के कर देता हूँ इतनी बड़ी कोशिका, न्यूक्लियस तो वही है लेकिन इसकी पहुंच तो इतनी है, तो इन पे क्या नहीं हो रही है, पहुंच नहीं हो रही है। इसलिए कोशिका को क्या करना पड़ता है, विभाजन करना है। जो न्यूक्लियोसाइटो केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात बढ़ने के कारण यहाँ पर केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य अनुपात बढ़ गया, इसलिए विभाजित होना पड़ता है। पहला तो ये हो गया कारक। दूसरा कारक क्या है, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। क्या है, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ एक घन लेता हूँ, ये घन, इसकी मैं 1 सेंटीमीटर ऊंचा ले लेता हूँ। इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 6 × 1 × 1 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका आयतन होगा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मैं इसकी भुजा को कर देता हूँ 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो नया क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 6 × 2 × 2 24 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका जो आयतन आएगा कितना आएगा आपके 8 सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मैं जो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो लिखता हूं, इसका SA/V। सरफेस एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना 1, इसका सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम 24/8। इसको तोड़ो तो कितना आ जाएगा अपन का 3:1, ठीक है। यानी सरफेस एरिया वॉल्यूम पहले 6:1 था और इसकी भुजा को 2 गुना करने, डबल करने पर 3:1 आ गया। यानी कोशिका द्रव्य अनुपात क्या हो गया, कम हो गया।
इसलिए क्या होना पड़ता है, विभाजित होना पड़ता है। इस आता बेटा जो उपापचय होते हैं कोशिका के अंदर उससे नियंत्रण नहीं कर पाते, इसलिए क्या होती है, कोशिका विभाजित होती है। तो आज ये हमारा टॉपिक था सेल बायोलॉजी का, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके बारे में अपन कोशिका की, जो कोशिका भित्ति है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद अपन सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, जैसे ईआर हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, उसके बाद केंद्रक है, उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।